संगीत की अपनी खुद की एक इमोशन, अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जो हर किसी के अंदर बसती है। और ये टेक्निक तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें काम आएगी कि जीवन के कुछ अलग सुर तुम जो बजा रहे हो जो गलत हो, अगर वो तुमने पकड़ लिया तो जीवन के सही सुर है ना, वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मेघ राग होती थी जिसको गाने से बारिश आ जाती थी। यस। जो एक राग होती थी जिसको गाने से आग लग जाती थी। दीपक राग। हाँ, दीपक राग। तो ये क्या रियल में होता था? और अभी मैंने राम सागर को नहीं चूज किया, उसने मुझे चूज किया। राम सागर ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत, उसकी खूबी, उसका प्रेम या ग्रेस जो भी गिनो, आशीर्वाद गिनो, उसकी ब्यूटी ही वो है कि आप उसको नहीं चूज करते, वो आपको चूज करता है कि वो कैसे ले जाना चाहता है। तो हमारा जो शास्त्र है वो इतना डिसिप्लिन है कि एक सुर के पीछे 6 सुर डिसिप्लिन से ही लगते हैं। कबीर कहते हैं कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। और एक दिन मेरी भी यात्रा ऐसी हो कि जहाँ पे मीत इज इक्वल टू राम सागर वो हो जाए, वहां तक मुझे ऐसा वो काम करना है। नमस्ते दोस्तों, अगर जिंदगी में एक शांति चाहिए तो सबसे अच्छा साधन है संगीत, म्यूजिक। म्यूजिक हमारे जीवन को इतना शांत कर सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे ही एक संगीत के महान हस्ती आज हमारे साथ हैं, मीत दवे जी। शुक्रिया सर। जो अहमदाबाद से हैं और ये एक ऐसे वाद्य यंत्र बजाते हैं जो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं, जिसको हम राम सागर या फिर एक तारा कहते हैं जी। ये राम सागर के इतने मास्टर हो चुके हैं कि जब ये बजाने बैठते हैं तो ये खुद भूल जाते हैं कि टाइम कहाँ चला जाता है। कभी कभी तो घंटों तक ये कंटिन्यू बजाते रह जाते हैं। सच में। तो आज हम इन्हीं के साथ जानेंगे कि इनकी ये संगीत की दुनिया कैसे स्टार्ट हुई जी, और कैसे इनका और ये राम सागर का एक रिश्ता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लाइफ इन मिनट में हमारे साथ आए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि म्यूजिक होता क्या है? संगीत की परिभाषा मेरे ख्याल से कि नाद जो है, स्वर जो है, हमारे शरीर में मौजूद ही है। अगर देखा जाए तो हमारा जो पल्स चलती है, हार्ट बीट जो चलती है, वो एक ही टेम्पो में, एक ही रिदम में चलती है। तो संगीत वहाँ से शुरू होता है। शायद ब्रह्मांड का पहला नाद जो हम जानते हैं कि एक पहला विस्फोट हुआ जिसमें से पूरी सृष्टि का रचयिता, तो जो विस्फोट से पहला नाद शुरू हुआ, आज भी वो नाद पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, जो नासा कहते हैं कि वो सिमिलर टू ओमकार है। तो स्वर और नाद जहाँ से वो शुरू हुआ और वहाँ से ये पूरी कायनात शुरू होती है, जहाँ से ये स्वर और नाद का खेल शुरू होता है, जहाँ से जैसे आपने नहीं बताया कि एक अद्भुत शांति की ओर हम ले चलते हैं। तो संगीत की यात्रा कुछ ऐसी है कि जहाँ पे अगर कहीं पे, जैसे ये राम सागर इंस्ट्रूमेंट है, आप कहीं पे भी स्ट्रेस में से गुजर रहे हो, आप कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप गाने सुन लो, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप रोड से भी जा रहे हो और कहीं पे किसी की शादी चल रही हो तो दोनों ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं भी नाच लेता हूँ, अंदर से तरक ही जाते हैं। तो संगीत की वो चाहे किसी के वो नात जात से, शब्द से, कि आपको लैंग्वेज आती भी है नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीत की अपनी खुद की एक इमोशन, अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जो हर किसी के अंदर बसती है। भाग्य में ही कोई ही ऐसा इंसान होता है जो कहता है कि मुझे संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसको पता नहीं है कि उसका जीवन भी संगीत से ही बना हुआ। अगर हार्ट बीट को बंद कर दिया जाए, वो रिदम को बंद कर दिया जाए, संगीत वहाँ रुक जाता है, जीवन भी रुक जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये संगीत पसंद नहीं आता, लेकिन पूरी जो ये कायनात है, जीव सृष्टि जो चल रही है, वो कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह पे उसकी संगीत की हाजिरी आपको दिखती है। तो मेरे हिसाब से तो पहले सांस से लेके, जैसे हमारे गुजराती में वो कहावत है कि जब पैदा होते तो हमें, जब पैदा होने के साथ हमें गड़थूती दी जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले जो माँ उनको देती है उसको गड़थूती कहते हैं, जीवन गुटी जो हमारा, जीवन गुटी जिसको कहते हैं। हमारा हिंदी थोड़ा गुजराती टाइप का है तो चला लेना, जितने भी दर्शक है सब, वो आशा रखता हूँ कि मेरी गुजराती थोड़ी आएगी बीच बीच में, हम कितने भी कोशिश करें। पर अगर देखा जाए तो गड़थूती से लेके
हम जब आखिर में जब हमारा शरीर छोड़ते हैं तो आखिर हमें गंगा जल दिया जाता है। तो गलथुथी से गंगा जल तक पूरा संगीत बिसरा हुआ है हमारे जीवन में। तो संगीत तो हर जगह फैला हुआ है। आपकी संगीत की ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अ, जैसे आपने बोला कि महान दिग्गज, तो मुझे उस वक्त ही लगा था कि अभी तो यात्रा शुरू भी होने को बहुत देर है। क्योंकि जैसे मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि हरिप्रसाद चौरसिया, ऐसे ही किसी पॉडकास्ट से किसी इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन भर का कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें संगीत का। तो हरिप्रसाद चौरसिया ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी तो मैंने सा नहीं लगाया और मेरे जाने का समय हो गया। तो जब इतने बड़े दिग्गज ऐसी बात करते तो हम तो बहुत शेलो फील करते, कुछ बात बताने के लिए भी संगीत का हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है कि हम क्या बताएं संगीत के बारे में। पर जर्नी वहाँ से शुरू हुई कि हमारे फैमिली में ही मेरे जो अंकल है, मेरे जो चाचा है, बड़े पापा, वो गुजरात के बहुत अच्छे फोक सिंगर हैं। प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो हमारे बचपन से ही हम उनको सुनते हुए बड़े हुए कि जैसे लोरी होती है तो वो गा के हमको सुलाते थे। तो हमारा संगीत का रिश्ता वहीं से शुरू हुआ। तो बचपन से ही हम अलग अलग सिंगिंग वगैरह के साथ जुड़े, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े। कि जहाँ पे हमारे घर में, आप अभी भी मेरे घर पे आओ तो करीब 80 प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेंगे। तो जर्नी हमारी वहाँ से शुरू हुई कि थोड़ा गाना, थोड़ा बजाना घर में ही। हमारे घर में सैटरडे संडे पूरे जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स है सब इकट्ठे होते थे। और जैसे हमारा पुराना भजन की तकनीक होती है कि अंकल वो हारमोनियम लेके बैठते थे, हम पतीला बाउल जो हाथ में आया उससे हमारी जर्नी, फिर छोटे छोटे हाथ उसके हमने शुरू की। फिर इंस्ट्रूमेंट आए जीवन में, फिर धीरे 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 उसको सीखते गए। उनकी ये पहली सीख थी कि अगर जीवन में से गलत सुर तुम पकड़ के बताओ ना कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें से गलत सुर कौन सा है, तो तुम सही सुर पहचान लोगे। और ये टेक्निक तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें काम आएगी कि जीवन के कुछ अलग सुर तुम जो बजा रहे हो जो गलत हो, अगर वो तुमने पकड़ लिया तो जीवन के सही सुर है ना वो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तो संगीत के साथ उन्होंने जीवन की भी सीख देते गए। और धीरे 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 कोई हमारा ये प्लान नहीं था कि हम संगीत में ही जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी, हम तो निजानंद के लिए गाते थे फ्रॉम बिगिनिंग। हम तो, मैं और मेरा भाई है हार्दिक करके, जिसकी ये देन है, मैं आगे बात करूंगा उसकी। पर हम निजानंद के लिए गाने की शुरुआत वहाँ से हुई कि हम इकट्ठा हुए, हमने गाया, खुद के लिए गाया, इतना मजा आया, बस काफी है। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। किसी ने बोला कि आपको तो, आप इतना अच्छा गाते हो, चलो हम साथ बैठ के एक आध कैफे में गाते। और वहाँ से वो जर्नी फिर शुरू हुई 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 कि हमने इतने शब्द, इतने लोगों तक इस रामसागर इंस्ट्रूमेंट ने हमें पहुंचाया। तो जैसे आपने बताया कि आपके घर पे 80 से ज्यादा वाद्य यंत्र थे, जी जी। तो उसमें से आपने राम सागर को ही क्यों चुना? असल में उल्टा है कि उसने मुझे चुना है। ऐसा होता है? मैंने राम सागर को नहीं चूज किया, उसने मुझे चूज किया। राम सागर, ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत, इसकी खूबी, उसका प्रेम या ग्रेस जो भी गिनो, आशीर्वाद गिनो, उसकी ब्यूटी ही वो है कि आप उसको नहीं चूज करते, वो आपको चूज करता है कि वो कैसे ले जाना चाहता है, उसकी खुद की यात्रा किन के पास से वो करवाना चाहता है इंस्ट्रूमेंट। वो बड़ा अलग अलग प्रकार का साइंस इसमें है। तो हमारे घर पे वाद्य के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोल होता है, तबला होता है, फिर घर में कीबोर्ड है, गिटार है। तो इन सब में थोड़ा 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 बजाते हुए जर्नी तो चली रही थी। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ मिसिंग है अंदर, कुछ चाहिए, क्या वो नहीं पता, पर मिसिंग फ्लेवर बनी रहती थी हर वक्त कि बजाते हैं, मेलोडी बजाते, जैसे कीबोर्ड है तो बहुत अच्छा राग बजाया, अच्छी मेलोडी बजाई, मजा, मन को बहुत मजा आया। जो आपने शुरुआत में बात बताई, पीस, शांति, तो मन तो शांत होता था लेकिन फिर भी अंदर कुछ बेचैनी बनी रहती थी, चित्त अशांति रहता था। मन को बड़ा मजा आता था, क्या आज तो क्या म्यूजिक बना लिया, लेकिन चित्त जो है ना वो अभी भी उसको कुछ चाहिए था, चित्त में ठहराव नहीं था। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखते गए, बजाते गए। उसमें एक दिन ये भी पड़ा था, लेकिन इतने समय तक कभी रामसागर के साथ ऐसा नहीं हुआ कि चलो इसके ऊपर गाया जाए।
तो एक बार यूं ही घर पे बैठे थे और वहाँ से शुरुआत हुई कि चलो आज इंस्ट्रूमेंट राम सागर को देखते कि वो ट्यून कैसे होता है। और वहाँ से वो उसकी शुरुआत हुई। एक अलग प्रकार की दुनिया में ये इंस्ट्रूमेंट मुझे ले गया कि आज तक की जितनी भी यात्रा थी उनमें सब में हम बाहरी संगीत हमने बहुत देखा कि मन को भरने वाले संगीत हमने बहुत देखे, पर रामसागर जब से आया जीवन में उसमें चित्त में एक ऐसा ठहराव ला दिया कि वहाँ से फिर यात्रा अलग ही प्रकार की शुरू हुई। फिर ऐसा नहीं कि आज भी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, पर जब ये आया ना फिर इससे यात्रा हुआ कंप्लीट हुई कि हाँ मैं जिसको ढूंढ रहा था जो इंस्ट्रूमेंट वो शायद यही है। तो अंदर का जो मिसिंग फ्लेवर है कि मुझे कुछ चाहिए, जो बेचैनी है, वो इस राम सागर ने मेरे जीवन में पूरी की, उसने ठहराव मेरे जीवन में लाया। तो ये बताइए कि जो एक तारा है वो क्या प्रोसेस है, एक तारा क्या होता है? जी वैसे एक तारा इज अ मेडिटेटिव टेक्निक मेरे हिसाब से। पूर्व और पश्चिम का जो संगीत है उसका सबसे जो पुराना और मूलभूत भेद जो है वो यही है कि यहाँ की हमारा जो इंडियन क्लासिकल आप गिनो, मिडल ईस्ट से लेके पूर्व का जो पूरा इलाका है भारत तक का, हमारी प्रणाली में गाने की तकनीक जिसको कहा गया वो ऐसी है कि हम एक सुर का सहारा लेके गाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा सा फिक्स है, तुम कौन से सा, मतलब एक काली से गाते हो, तीन काली से गाते हो, वो सा हुआ। आप कौन से स्केल से गाते हो कि आपका स्केल क्या है, सी शार्प है क्या है। तो जो स्केल है, सुर है, वो कहते हैं कि तुम्हारा एक सुर फिक्स होता है। एक सुर के पीछे 6 सुर लगने वाले होते हैं। उसको हमारा जो शास्त्र है वो इतना डिसिप्लिन है कि एक सुर के पीछे 6 सुर डिसिप्लिन से ही लगते हैं। वेस्टर्नाइज कल्चर में भी सा फिक्स, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सा फिक्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोड सिस्टम है। तो उनका सा फिक्स नहीं है, ऐसा लगता है कि कभी सी शार्प से गाया एक काली से, वहाँ से तोड़ के उन्होंने कोड सिस्टम डाली, आप दूसरी काली तीसरी काली पे जंप लगा सकते हो। जबकि यहाँ पे अगर रागों को, यहाँ पे हमारी जो तकनीक है उसमें राग का बंधारण, रागों से बनी है ये पूरी तकनीक। हमने रागों को तोड़ा भी है तो भी बहुत व्यवस्था से तोड़ा है, डिसिप्लिन से तोड़ा है, ताकि उसमें एक नया राग बना सके। जैसे राग तोड़ी, उसका नाम ही है वो तोड़ के बनाया हुआ, इसलिए उसका राग तोड़ी बताया गया, क्योंकि वो तोड़ के बना, दो रागों का मिश्रण है। तो हमारे वहाँ पे राग की पूरी सिस्टम है, प्रणाली है कि रागों से गाया जाता है। तो हमारे प्रहर है, हमारे भारत में प्रभात से लेके पूरे प्रहर चालू होते हैं, रात तक प्रहर चालू रहते हैं, रात के बाद फिर प्रभात तक। तो हमारे जितने भी प्रहर है उसके हिसाब से गाने, उसके हिसाब से राग सेट हुए। तो हमारा साइंस थोड़ा सिर्फ गाने क्या समझने के लिए, वो समय के हिसाब से चलने वाले पूरी तकनीक है। तो इकतारा जो है वो सबसे पहली तकनीक है कि जो अगर मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हो तो नारद मुनि हो गए जिन्होंने सबसे पहली 2 तार की वीणा से गाना बजाना शुरू किया, जिसमें 2 तार, जैसे रामसागर में 2 तार है वैसे 2 तार की वीणा उसको बोलते हैं। और ये इकतारा पूरी टेक्निक ही वो है कि एक सुर का सहारा लेके गाने की टेक्निक, उसको इकतारा कहते हैं। उसमें एक तार नहीं है कि एक ही तार इसलिए इकतारा कहा, ऐसा नहीं है। उसमें एक तार भी होता है, 2 तार भी होते हैं, 3 तार होते हैं, 5 तार होते हैं, 7 तार होते हैं, 9 तार होते हैं। लेकिन इन सब को इकतारा ही कहते हैं, क्योंकि इन सब से एक सुर से, टेक्निक से, मतलब उसमें आप मेलोडी नहीं बजा सकते। जैसे गिटार है तो गिटार में आप मेलोडी बजा सकते हो, मन को भर सकते हो। लीड बजाना यानी उसमें आप कोई ट्यून बना सकते हो। तो जो जिसमें आप ट्यून बना सकते हो तो आप मन को उतना काम पे लगाते हो। जब इसमें तो एक ही सुर है जो बार बार बजता रहता है, बजता रहता है। तो सूफी के टेक्निक के हिसाब से इसका साइंस ऐसा है कि एक ही जगह पे बार बार चोट लगती है ना, तो जो बंद चीज जैसे ताला है वो खुल जाता है। तो हमारे शरीर के भीतर भी कुछ बैठा है तत्व जो हमको अंदर तक जाने नहीं देता, क्योंकि हम बाहर की जो मेलोडी है उसमें घूम फिर रहे, उसके रंग रोगान में घूम रहे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऐसे कि धीरे 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 होते हुए भीतर की तरफ आपको ले जाते हैं। और भीतर कुछ एक, मान लो कि ताला ही लगा हुआ है सेल्फ का, और वहां बार 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 चोट होती है और फिर वो ताला खुल जाता है सेल्फ का। तो ये पूरी मेडिटेटिव टेक्निक है, ये सिर्फ गाना बजाना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। हमारा जो भारतीय संगीत है, पूर्वीय संगीत है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था,
कि भाई आनंद ले लिया, इसलिए इसको कहा गया भजन। भजन यानी सेल्फ रिमेम्बरिंग, ओके, खुद को याद करने के लिए था। भजन। भजन, हम्म। भजना, खुद को याद हाँ, करना भज, कि ओके। तुम खुद को भज। या तो वो भगवान के लिए कि तुम मान लो कि एक परमात्मा जैसा कोई तत्व है जिसको तुम कोई भी नाम दे दो, राम नाम दे दो, कृष्ण नाम दे दो, तो या तो आप उसको याद करके बजाओ या गाओ। और एक होता है जो सूफी कहते हैं कि खुद को याद करके बजाओ ओके। कि मुझे मेरा मिलन कब होगा। तो ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सभी इंस्ट्रूमेंट एक सुर का सहारा लेके गाने की टेक्निक से बने। तो हमारा पूर्वीय संगीत जो है वो पूरा इस प्रणाली पे आधारित है कि एक सुर का सहारा लेके हमने गाया है। ओके। हमने भजन लिखे हैं, हमने सूफी कवालियाँ गाई है, हमने पोएम्स लिखी है। तो ये जितनी भी चीज़ लेके उसमें एक सुर का सहारा लेके गाई। ओके। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट सहारा रूप था वो था एक तारा। ओके। फिर अलग अलग नाम उसके बने जिसको वीणा भी कहा गया, राइट। तो तकनीक पुरानी हमारी यही है कि भारतीय संगीत जिसके ऊपर आधारित है वो यह है एक सुर का सहारा लेके गाने की टेक्निक। ओके। जैसे आपने राग के बारे में बताया जी। था, तो मैंने ऐसे सुना है कि पहले अलग अलग राग होती थी। बिल्कुल। राग भैरवी, Yes. मेघ राग होती थी जिसको गाने से बारिश आ बारिश जाती हो थी। सकती है, यस। जो एक राग होती थी जिसको गाने से आग लग जाती थी। दीपक राग। हाँ, दीपक बिल्कुल, राग। तो ये बिल्कुल। क्या रियल में होता था और अभी भी ऐसा कोई जानता है अपने इस भारत में? मैं मतलब कभी ऐसा किसी लोगों से मिलना हुआ तो डेफिनेटली, लेकिन इतनी जर्नी में मैंने जितने चीज़ें इंसिडेंट सुने हैं लोगों से कि एक बार मैं बजाते हुए मुझे ये फील हुआ, ये महसूस हुआ, तो मुझे तो जैसे दीपक, जब हम कहते हैं कि दीपक राग गाया और दीपक जलने लगते हैं, मेरे हिसाब से तो संगीत इतनी बड़ी वो माध्यम है कि खुद हमें ही परमात्मा तक ले जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा होता ही होगा कि जहाँ पे दीपक राग अगर गाते हो तो दिए जलते होंगे। तो संगीत में वो प्राण शरीर बहुत है, जहाँ तक मेरी यात्रा मैंने जो महसूस किया। क्योंकि इमोशन, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो आप अपने आप पता नहीं क्या अपना पुराना ब्रेकअप याद आ जाता है, और फिर हम भी जो हुआ ही नहीं कभी वो ब्रेकअप याद करके भी हम रोने लगते हैं। तो उसके पास इतनी प्राण शरीर है कि जहाँ पे अगर सुर बजते हैं उसकी इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत होती है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी हमारे शरीर में दौड़ रही होती है। जो बाहर से आई वो फ्रिक्वेंसी हमारे शरीर में दौड़ रही है। तो फ्रिक्वेंसी के बाद जैसे अभी यहाँ पे हम सब बैठे, लेकिन अचानक से बहुत से घोड़े दौड़ने की आवाज़ आए तो हम देखेंगे नहीं कि सच में आ रहे कि नहीं, हम आवाज़ से ही पहले कि कुछ आ रहा है भागो, देखने में हम तो रूम में बैठे, लेकिन फिर भी वो आवाज़ इतनी गहरी होती है, उसकी इंप्रेशन हमारे अंदर इतनी गहरी है कि हमें विजुअल तक जाती नहीं कि अरे देखेंगे बाद में, मतलब कुछ आ रहा है पहले यहाँ से भागो, भयजनक है कुछ। तो इट साउंड्स कि जो क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली उसकी असर होती होगी कि दीपक गाने से दीपक जलते होंगे। कभी हमारी भी यात्रा यहाँ तक पहुंची कि मैं दीपक राग गाऊं, और अगर हो गया तो जरूर आपको बताऊंगा कि मैंने गाया और आज दीपक जल गया। आपने जैसे बताया कि आप किसी से मिले तो उन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस जी, शेयर किए, तो जी। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिस पे बिलीव करना मुश्किल हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता हमारा एक दोस्त है हृदय भाई करके, हृदय भाई एक बार बता रहे थे कि वो सरोद बजाते, बहुत बड़ा प्यारा सरोद बजाते। तो वो एक बार बताते थे कि एक बार किसी जंगल में, जहाँ पे सुनसान जंगल है, और वो और उसके दोस्त दो ही लोग थे, और वहाँ पे वो गए थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट साथ था, लेके गए थे। और पता नहीं रात को बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बजाना है इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट खोला, करीब करीब 2 या 3 बजे का समय था, जंगल में पूरा सन्नाटा था, कहीं पे भी कोई प्रकाश नहीं था, चांद तारे खिले हुए थे, और उन सन्नाटे में उन्होंने धीरे 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 सुर को बहलाना शुरू किया। वो बोले कि मेरी आंख बंद हो चुकी थी और मैं बजा रहा हूँ। मैंने सुबह तक बजाया, करीब 4 साढ़े 4 बजे तक बजाया, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत से हिरन आके बैठ चुके थे, जो मेरे एकदम नज़दीक नज़दीक आके बैठ चुके थे। तो ये जो डिफरेंस है कि जो हिरन है उसकी प्रकृति है फियर की, इंसानों को देख के भाग जाते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंस था ना वो कम हो गया। वो जो फियर प्रकृति थी उसकी वो कम हो गई। संगीत ने इतना काम किया।
फिर हृदय भाई कहता है कि मैं आराम से उठा, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट पैक किया और वापस वहाँ से निकला, तब तक वो आराम से बैठे थे, तब तक वो बैठे ही रहे, वो सुनते थे, कहीं खो चुके थे। तो ऐसी घटनाएं मैंने बहुत सुनी है लोगों से। ओके, तो आप एक तारा के बारे में बता रहे थे कि सॉरी, मैं एक इंसिडेंट और एक आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरु ओशो ये इंसिडेंट बताते थे कि ओशो के जो मास्टर रहते थे मस्तो बाबा करके, गजब की वीणा बजाते थे, गजब की। ओशो कहते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो वीणा बजाते थे और किसी को सुनाते नहीं थे। उनका ऐसा था कि वो किसी को अपने लिए बजाते हैं, लेकिन ओशो को कहते थे कि तू आना सुनने के लिए। तो एक बार उन्होंने ऐसा बोला कि क्या ये हो सकता है कि मैं मेरी नानी को सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरी नानी के बहुत प्रेम में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वीणा वो भी सुने। तो ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे, सामने से आए। और फिर ओशो कहते हैं कि उन्होंने इतनी प्यारी वीणा बजाई, मैंने देखा कि मेरी जो नानी माँ थी वो एट द एज ऑफ 80, लेकिन उन्होंने ऐसी वीणा बजाई कि धीरे 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 उनका जो रूप है ना वो जुवानी तक जाता गया। धीरे धीरे वो यंग होने लगे, धीरे 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 उनके जो फेस के जितने भी रिंकल्स थे वो हटने लगे हटने लगे हटने लगे, और धीरे धीरे ऐसा एक समय तो ऐसा आ गया कि वो पूरे ही जवान हो गए। और फिर तो और बात बढ़ी, वो धीरे धीरे इतने कि वो छोटे जब थे वो कैसे दिखते थे, बच्ची जैसे, वो पूरा फेस उनका ऐसा दिखने लगा। तो ये सारे इनसे मतलब ओशो जैसी चेतना अगर ये बात करती है तो डेफिनेटली हम उसमें से सोच सकते हैं हाँ कि ये रियलिटी से भी ऊपर की घटना है कि हाँ ये संगीत में इतना प्राण है। तो संगीत डेफिनेटली ये आप जो कह रहे हो वो होता ही होगा। तो जो हमारा वेस्टर्न का अभी जो म्यूजिक सिस्टम आया है कि एक अलग ही तड़क फड़क डिस्को जिसको हम बोल रहे हैं, उसको और जो इंडियन अपना म्यूजिक उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि हमारा जो बैंड है वो उसका सेंटर ये सवाल है कि ये कैसे जन्मा। क्योंकि जो आप कहते हो कि आज का जो संगीत है बड़ा लाउड है, क्रिटिक्स के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आज का जो भी संगीत है उसमें हरीफाई एक कंपटीशन जैसा बना दिया है कि एक दूसरे को नीचा गिराने के या फिर मैं कुछ जानता हूँ बताने के लिए संगीत का उपयोग वैसा हो जाता है। तो स्टेज पर से वो चीज़ फिर बढ़ती हुई शुरू हुई थी कि भैया देखो मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। तो उसमें तमस बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ इतनी चमक भमक रहती है, तमस ज़्यादा रहता है कि आज तक मतलब हम जब भी गाते हमारा जो जन्म हो, जो मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल सेंटर बना है, क्योंकि हमें भी यही महसूस होता था कि हम एक पूरा वर्ल्ड देख के आए कि जहाँ पे नेम फेम राइट, पैसे प्रतिष्ठा, तो वो अंदर भर नहीं रहा था कि कुछ है जो मिसिंग है। तो धीरे धीरे वो वर्ल्ड बदलता गया कि जहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बदलते गए, माइक सिस्टम आने लगी, तो वो टेक्नोलॉजी ने जो जो नए नए चेंजेस लाए उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट भी बदलना ज़रूरी हो गया। तो पहले तो राम सागर पे ही भजन गाते जाते थे गुजरात में, फिर राम सागर धीरे धीरे हटता गया, बेंजो आता गया, फिर हारमोनियम आता गया, फिर तबला, फिर ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ने लगे। उसके साथ माइक सिस्टम भी आने लगी कि पहले तो कम वाली माइक थी, फिर अच्छी वाली माइक सिस्टम, अब तो 5000 लोगों तक पहुंचना है तो वैसी वाली माइक। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो फेरफार आते गए, तो वैसे ये सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट जो राम सागर, जिसमें से वीणा बनी है, जिसमें से तानपुरा बना है, फिर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी बदलती गई, वैसे गिटार आता गया। तो अब तो उसकी आखिरी पीढ़ी भी, छोटा बच्चा भी आ गया यूकेलेले। तो ये ऐसे बढ़ता जाता है। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट में भी फर्क आने शुरू हुए, लेकिन कुछ फोक के इंस्ट्रूमेंट ऐसे जिसमें कभी चेंज नहीं आ सकते। तो हाँ, ये जो आवाज़ है इतनी लाउड है कि शब्द जो है ना वो मर जाते हैं। हमारे मतलब भारत तो संतों की भूमि है, उन्होंने इतने शब्द दिए, लेकिन ये जो बाहरी म्यूजिक है वो इतना लाउड है, वो तबला ढोल
वो मंजीरा, वो बेंजो का साउंड, वो ड्रम, कि जो शब्द की महिमा थी, जो कुछ कहने आए थे, क्योंकि पूरा जो भारत है, जो संत की भूमि है, उन्होंने हमको ऐसे बच्चों की तरह ही वो चीज ऐसे खिलौनों में दे दिए, शास्त्र सारे। इसलिए तो जितने भी हम देखें, जितने भी भक्त हाँ, भक्त हुए भगवान बिल्कुल। के, उन सबके पास एक तारे था। एक तारा था। हाँ। तो ये ऐसे खिलौने की तरह वो रहस्य को देते गए कि भाई इसको आप खेलो, इसको आप जानो क्या है। लेकिन फिर खेलते खेलते हम वहां तक पहुंचे कि इतना शोर शराबा हो गया कि शोर की दुनिया ही रही, सुर की दुनिया कहीं चली ही गई। तो शोर से सुर तक पहुंचने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट काम लगते वो ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे ही काम लगते हैं, क्योंकि वो लाउडर नहीं है। जबकि वेस्टर्नाइज कल्चर जो है वो मैंने देखा है कि मेरे हिसाब से कि उनका जो टेम्पो है, आप देखना कि कभी उसकी पार्टी में जाओ ना, तिस्तिक तिस्तिक वो एक टेम्पो बना ही रहता है। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है कि जितना ज़्यादा टेम्पो रहता है ना, तो मन को भरना इतना आसान रहता है। दिस्तिक चलता है टेम्पो, आपको सोचना नहीं है, सोच विचार नहीं आता है, टेम्परेरी होता है कि वो टेम्पररी जब तक वो चलेगा तब तक बस। तब तक। तो वो जब तक चल रहा है ना, तब तक आपके दिमाग में आपका ख्याल ही नहीं आता। तो वहाँ इतना स्ट्रेस है कि लोगों को पार्टी में जाना पड़ता है, ड्रंक होना पड़ता है ताकि खुद को भुला सके। उसका यही रीज़न है कि अगर खुद की याद आ जाए ना, तो देखने भी पसंद ना करे, ऐसे अंदर से वो दिखते हैं। कबीर कहते हैं कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। तो परमात्मा तो वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन जिगर, डेयरिंग उसके लिए चाहिए कि मैं खुद से मिल सकूं। और वहाँ मैंने देखा है कि इतना टेम्पो हाई रहता है कि खुद का विचार, देखो एक टेम्पो से बीच में जो दूसरा टेम्पो, उसमें कहीं पे खुद का विचार नहीं आना चाहिए। इसलिए इतना लाउडर दे दिया ड्रग की तरह, कि ऐसा दे दो कि खुद का विचार ही ना आए, तो ही लोग मस्त रह सकते हैं। वरना तो डिप्रेशन है, वो आने तैयारी है। जैसे ही क्लब के बाहर निकले, वो वहीं पे चिंता वगैरह वहीं पे राह देख के खड़ी है। जबकि आप कभी कोशिश करना कि हम भजन में, यहाँ पे भारत में अगर कहीं पे भजन है, उसकी इफेक्ट इतने दिनों तक चलती है। आदमी सुनने के बाद भी 3-4 दिन के बाद भी अपने घर पे अलग अलग गुनगुनाता होगा। तो इसकी ये इफेक्ट है। और वो वहाँ डिप्रेस होके आते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हमारे में उल्टा होता है कि अगर डिप्रेशन में हो और यहाँ आता है भजन में, तो मस्त होके जाता है। तो ये हमारी जो हमारी गाने की प्रणाली है, जो तकनीक है, उसमें ये बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ टेम्पो इतना हाई है और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट इतने लाउडर है कि खुद की आवाज़ ही कहीं पे गुम कर दो। और जब यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ रामसागर जैसे इंस्ट्रूमेंट है, एक तारा जैसे इंस्ट्रूमेंट है कि जो बार बार खुद की याद दिलाता है कि तुम्हें खुद को याद करना है, वो हमारा पर्पस है, भूल मत जाना किस लिए आए थे। तो जितने भी शास्त्र है, वो संत जो है वो बार बार यही कहते थे कि याद रखना, भूल मत जाना कि हम इसके लिए आए थे, प्रभु भजन के लिए, खुद को याद करने के लिए आए थे। ओके, जैसे अभी आपने बताया कि जितने भी मॉडर्न जो यूथ है जी, वो अभी वेस्टर्न की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी नहीं लग रहा कि आज के जो मॉडर्न है जेन जी जैसे, वो फोक म्यूजिक में भी वापस आने लगे? बिल्कुल। और इंडिया में एक फोक म्यूजिक का कल्चर वापस आ गया है। बिल्कुल, बेशक आ रहा है, क्योंकि और आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक पूरा वर्ग है। मैंने देखा कि वो जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रेस का माहौल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इंसान यही तो चीज़ है जो हमें काम आती है। तो हम जो करते हैं यही कि हो सकता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको पुराने भजन वाले जो इतनी पेशेंस नहीं है उनमें कि वो आराम से सुने पूरी रात भर एक एक शब्द। तो फिर ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट में फेरफार आए, जो चेंजेस आए, वो सब इसी की वजह से आते हैं कि इजी गोइंग क्या है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी समझ लो, जल्दी निपटा लो, फिर दूसरी काम में भी तो जाना है, सिर्फ यही थोड़ी है। तो आज की जो यंग जनरेशन है, हाँ डेफिनेटली वो धीरे धीरे फोक की तरफ जाने की शुरुआत, लेकिन वो बहुत कम तादाद में। वो तो कुछ कुछ जगह पे ही आपको दिखने को मिलेगी कि ये वो पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ पे चल, जैसे कि हमारे वहाँ पे चालू था, तो हमें लगा कि नहीं चलो ये करके देखते। रामसागर, जो आपका पहला सवाल था कि जिनको म्यूजिक का पता ही नहीं, उनको तो वही संगीत सच्चा लगेगा। तो जैसे हमारे गुजरात का कल्चर है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि गुजरात का जो कल्चर है वो डायरा का कल्चर है। तो डायरा में अगर बॉलीवुड के गाने गाते
तो आज हमें ये पता है कि ये बॉलीवुड के गाने, पर हो सकता है मेरे बच्चों को या उनके बच्चों को वो पता ही नहीं कि ये तो बॉलीवुड के गाने। वो तो यही सोचेगा कि डायरा यानी फोक कल्चर, और फोक में अगर तेरी दीवानी वो तो फोक कल्चर है। तो एक या दो पीढ़ी के बाद उन सभी बॉलीवुड गानों को लोग फोक समझने लगेंगे कि यही तो फोक है, यही तो एक्चुअल म्यूजिक है, जबकि डिफरेंस ऐसा है कि वो म्यूजिक नहीं है। तो जो यंग जनरेशन है, मैं तो चाहूंगा कि यंग जनरेशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गिटार सीखो, सीखो, कीबोर्ड सीखो, हर रोज जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, लेकिन 1 घंटा या कुछ ऐसे एक तारा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट उनके साथ जरूर बिताना जो तुम्हें तुम्हारी याद ना भूलने दे। सीखना ही चाहिए जो तुम्हें लगता है कि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है, संगीत का विषय ये तो डेफिनेटली सीखना चाहिए। लेकिन जो एरिया है ना वो ना भूले, इस तरीके से सीखना चाहिए कि हाँ हमारा म्यूजिक क्या है, हमारा यानी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि मैं वो कल्चर का डिफरेंस करने वाला, क्योंकि वेस्टर्नाइज कल्चर इतना प्यारा कल्चर है, क्योंकि उसमें से भी कुछ एडॉप्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर उसका जो उपयोग है, संगीत का उपयोग, उसमें डिफरेंस जरूर होना चाहिए कि खुद के लिए कर रहे हो कि फिर बाहरी दुनिया के ही अंत तक करते रहे तो ये लंबा समय नहीं चलने वाला। जैसे अपने जो भजन भी है, बिल्कुल। तो उसमें भी ये भी होता है कि किस टाइम के लिए कौन सा भजन गाना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई खुशी का माहौल है तो उसके लिए अलग भजन होते हैं, और अगर कोई शौक का माहौल है उस टाइम भजन होता है, लेकिन वो भी अलग होते हैं। वो चेतावनी, जिसको हम चेतावनी भजन बोलते हैं, वो चेताते हैं कि आप क्यों क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, वो सब होते हैं। हमारा पूरा भारत जो है ना, उसकी विशेषता ये हो कि जब बच्चा जन्मता है वहां से लेके कोई इंसान मरता है ना, तब तक के हमने गाने लिखे। इतनी वाइड रेंज गाने में मैंने बहुत कम देखी है, कितनी वाइड रेंज कि बच्चा जन्मता है वहां से लेके वो एंड तक जाता है ना, वहां तक के गाने लिखे। तो ये हमारी देन है शास्त्रों में। तो आप थोड़ा एकतारा के बारे में बताइए कि ये कैसे बनता है और किस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है। एक बड़ी प्यारी बात इसकी, इस इंस्ट्रूमेंट की आपको बताता हूँ कि एकतारा जो है ना, ये आप ऐसा ही समझो कि ये ह्यूमन बॉडी ही है। ये ह्यूमन बॉडी के साथ ही कनेक्ट करता है। जैसे ये तुम्बा है, पंपकिन जिसको बोला जाता है तुम्बा, तो ये तुम्बे में से बनता है, राइट। ये कोई अलग मटेरियल उसका नहीं है, जो हमारे खेत में जो आसानी से उग जाता है उसी में से ये बनता है। देखो मतलब रॉ चीज की शुरुआत ही वहीं से होती है, कि आपको कहीं ढूंढने जाना पड़े, वो बहुत रेयर हो, आप तकलीफ में हो, वैसा नहीं है। वो लोक जीवन में से, आसपास में से जो मिल जाते हैं ना, वही चीज होती है। तो ये तुम्बा खेत में उगता है, तो कोई भी आसान आदमी जो भी खेत में जी रहा है वो ये बना सकता है। इतनी आसान बात है, संगीत इतना नजदीक है हमारे। जबकि गिटार आपको जाना पड़ेगा, कीबोर्ड आपको अलग अलग चीजें इकट्ठा करके बनाना, किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ये तो मतलब एक तुम्बा लिया, 2 तार लिए, बात खत्म। यहाँ परमात्मा बैठा है। तो ये जो तुम्बा है ना, ये मान लो कि ये पेट है हमारा, ये जो है वो पेट है हमारा, और इसकी जो तार है वो सांस है। ये सांस है, जैसे इंगला पिंगला चलती है, राइट, ये दोनों हमारी सांस है। तो इसको जितना खींचते हो, इसके ऊपर जितना अवेयरनेस से खींचते हो, वैसे संगीत जन्म होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि कुछ अलग करना नहीं है, सिर्फ सांस पे ध्यान दो, तुम पहुंच जाओगे। तो ये वैसी ही टेक्निक है कि ये पेट है, और पेट के साथ जो हमारा ये जो सेंटर है, इसके पीछे यहाँ पे जो उसका नाभि होता है, राम सागर का, वो हमारी जो नाभि होती है ना, वहाँ वो टच करता है, सेम। तो इसमें से जब हम बजाते हैं तो रिवर्ब्रेशन हमारे बॉडी के साथ मर्ज होता है। और इसकी जो टेक्निक है वो ऐसी है कि इसको ऐसे रख के आप बजाते हो, और ये पाइप जो है उसका बाम्बू, उसके साथ आपको कान लगा के उसको सुनना पड़ता है। तो जब बाहर का रणकार होता है वो अलग होता है, और जब आप कान लगाओगे ना, जो अंदर से रणकार आएगा वो अलग होता है। तो ये आपकी जो नाभि का सेंटर है, वहां पे वो डायरेक्टली हीट करता है। जो मैं बताता हूँ ना पहले कि एक ही सूर्य जो बार बार हीट करता है, और कुछ है जो खोल देता है। तो कबीर कहते हैं कि नाभि कमल के माई एक सुरता लागी, जो हमारा नाभि का केंद्र है ना, वहां कुछ अलग पड़ा है। जैसे रावण को भी मारना था तो नाभि में तीर मारना पड़ा, तो वहाँ कुंडलिनी बसती है। तो उसको एक्टिव करने के लिए इसके रिवर्बरेशन जो है ना, वो बहुत काम आते हैं। तो जब अंदर रिवर्बरेशन जाते हैं इसके, तो ये अलग प्रकार से आपको ट्रांस में ले जाते हैं कि
उसको ऐसे रखा कि जहाँ पे उसकी पीछे की नाभि आपकी नाभि से टच कर रही है, ओके। और ये जब रणकार देता है और आप सुनते हो, तो नाभि से लेकर सहस्त्रार तक के आपके जितने भी सेंटर है ना, वो एक्टिव हो जाता है। ओके। तो ये साइंटिफिक था हम्म। कि इसको गाने के थे, इसलिए देखना क्योंकि संत जो लोग हैं ना, इसने उन्होंने इनका सहारा लिया, ओके। क्योंकि उनका पर्पस वो था जागना, हम्म। जागरण के लिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट जागरण के लिए ज़्यादा काम आता है। फिर वो बढ़ता गया कि सभी ने गाया, मीराबाई ने भी गाया कृष्ण के लिए, नरसिंह मेहता ने भी गाया कृष्ण के लिए, लेकिन सभी लोग गाते तो एक तरह के ऊपर ही थे। तो ये बंदगी में, वर्शिप में बहुत इजीली काम आने वाला ओके। इंस्ट्रूमेंट है। और जो इसके ऊपर ये लगा, ये चमड़ा होता है। ये चमड़ा होता है। ओके। कोई भी जैसे बकरी होती है, बकरी ने हिंदी में શું भेड़। भेड़ या भेड़। जो भेड़ होती है, हाँ। जो पेड़ का जो चमड़ा होता है उसमें से ये बनता है। ओके। बहुत रेयर, मतलब इसमें ये तार होते हैं हम्म। नॉर्मल वाले की, जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं, वही वुड में से बनी हुई खुटी है, और एक ब्रिज होता है। बस 4 चीज मिला दो, राम सागर बन जाता है। ओके। और जो रावण जो बजाता था वो भी वीणा थी एक तरह का वो? रावण ने जो बनाया था, उसने खुद बनाया था, जिसके ऊपर से हमारे गुजरात का इंस्ट्रूमेंट, कच्छ गुजरात में अगर आप जाओ ना, तो बड़ा प्यारा नाम उसका रावण हथा, ओके। उसका नाम है कि रावण हथो। ऐसा माना जाता है कि रावण ने अपने अतड़िया निकाल के शिव जी को रिझाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बनाया था। ओके। तो उसकी जो बजाने की टेक्निक है बड़ी प्यारी, वो सिंबॉलिक की घटना होती है, लेकिन फिर भी वो प्यारी है कि जैसे वो बाण होता है, एरो, जिसके हम एक दूसरे को मारते हैं, रावण था जो है ना, वो बजाने का इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसमें वो बो होती है ना, वो आप खींचते हो उसके साथ बजता है। जैसे ये तार है, उसके ऊपर वो बो आप खींचोगे तो बजेगा। तो वो जो बाण था, वो इसके ऊपर उसने वो बजाने का शुरू किया। तो जो वायलेंस के लिए यूज होता था जो इंस्ट्रूमेंट, उसको उसमें से, यस, उसमें से अब वो इंस्ट्रूमेंट का कन्वर्ट हुआ। ओके। तो पहले यात्रा वही थी रावण की, कि उसका उपयोग वो था। लेकिन जब उसको पता चला कि नहीं, अंदर कुछ है जिसको पाना है, तो शिव के वर्शिप की वजह से शिव ने बोला कि तो तुम इंस्ट्रूमेंट बनाओ कोई, अगर मुझे पाना है तो तुम इंस्ट्रूमेंट बनाओ कोई। तो उसने अपनी अतड़ियाँ निकाल के फिर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि जो वायलेंस के लिए यूज होता था, जो इक्विपमेंट, फिर उसको संगीत के लिए होने लगा। तो इतना गहरा वो साइंस है। तो ये बताइए, लाइक एक तरह और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, या इनके और अलग अलग क्या क्या नाम है? हाँ, मिडल ईस्ट से लेके, मतलब के बलूचिस्तान से लेके भारत तक के जितने भी प्रदेश है, सब में एक तरह के डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए। हर एक की अपनी टेक्निक थी गाने बजाने की, तो यूसेज के हिसाब से उन्होंने नाम बदले हैं। ओके। जैसे अगर आप बलूचिस्तान में जाओ, उसको बलोच कहते हैं, तंदूरा जिसको कहा गया, राजस्थान में तंदूरा यस। तो तब का जो भारत था, जो गुजरात या राजस्थान या पाकिस्तान, इतना बड़ा वो गुजरात का हिस्सा, आप ऐसा ही गिन लो कि तब वो बॉर्डर्स नहीं थी। तो उस समय पे जो मुख्य रूप से व्यापार आता जाता रहता था बाहर और यहाँ से इंडिया में, तो उस समय पे जितना भी फोक यहाँ पे आया, गुजरात या फिर इंडिया में जितना भी फोक आया, वो बाहर से जब आया तो अपना इंस्ट्रूमेंट भी वो सभी लोग लेके आए, अपना अपना फोक इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे ये राम सागर है ना, वो भी इस प्रकार के ही देन है। ओके। कि वहां पे जिसको तंदूरा कहा गया, 2 तार भी, उसमें भी 2 तार थे, थोड़ा अलग उसका रूप था, लेकिन वो एक तारा जैसा ही था। तो वहां पे उसको बलोच कहते हैं, वहां के एक तारा को बलोच कहते हैं, क्योंकि उनकी गायकी थोड़ी अलग प्रकार की है। फिर राजस्थान में आया तो वो तंदूरा, जो आप कह रहे थे कि तंदूरा उसको कहा जाता था, या तंबूरा उसका नाम हो गया। फिर बंगाल में उसको बाउल कहा गया। ओके। एक छोटा सा बाउल जैसा होता है, और ऊपर से उसको ट्यून किया जाता है, तो दोनों तरफ उसके बाम्बू होते हैं। उसकी मजे वो है कि साइड में से अगर दबाते हो ना, तो उसमें से फर्क पड़ना शुरू होता है सुर में। ओके। उसकी मजे वो बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। उनको जो गाते हैं वो लोगों को भी बाउल कहते हैं, उन जो गाने वाले लोग होते हैं उन्हीं को बाउल कहते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बाउल ही है। ओके। तो वो बजाते बजाते खुद इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने नाम दिया गया बाउल। ओके। वो जो बाउल है। फिर पंजाब में तुम्बी, जो हम बात कर रहे थे कि चमकीला मूवी जो आया, उसमें इसी राम सागर का छोटा ही वर्जन आप देखा तो, क्योंकि उनकी गायकी थोड़ी लाउडर है। पंजाबी लोग जो है ना, जोश से भरे हुए, तो उनकी गायकी लाउडर है, तो उनको थोड़े ऊंचे सुर चाहिए। ओके। तो इसकी हाइट कम कर दी, तो वो तुम्बी बन गई।
तुम्बी है वो ऊंचे सुर पे गाती है। ओके। तो तो ये ऊर्जा काले कवा में सनी देओल बजाता है। जो ऊर्जा काले का, हाँ। तो फिर हम्म। उनकी जो तुम्बी है वो थोड़ी ऊंची गायकी वाली होती है। हम्म। तो चमकीला मूवी जो आज हम देख रहे हैं कि जिसमें वो छोटा सा वो इतना सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाता रहता है, एक ही तार होता है उसमें, ओके। तो उसमें सुर एक ही बजता है सा, लेकिन तार सब तक सामने वाला सा बजता है, ओके। उसके ऊपर वो गाते हैं। हम्म। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका जैसे नाम हो गया गुजरात में राम सागर। राम सर, ओके। तो जो मैं बता रहा था कि बहुसागर तरा दे वो राम सागर, तो इसका नाम है राम सागर। तो यहाँ की जो गायकी है, यहाँ की जो गाने की तकनीक है या प्रोसेस आप गिनते हो, वो अलग है, इसलिए इसकी हाइट, उसमें तार, वो सब डिफरेंट है। तो जहाँ पे गायकी बनती है गुजरात के अलावा या पंजाब के अलावा कहीं पे, तो जैसे उसकी गाने की कंफर्ट, उस तरीके के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के थोड़े मोटे चेंजेस किए। आप देखना कि गिटार में आप चेंज नहीं कर पाओगे ऐसा। ओके। ये वेस्टर्नाइज जितना भी कल्चर आप देखना कि कीबोर्ड है, उसमें आपने बोला कि कीबोर्ड में ये फर्क है, ऐसा नहीं होगा कभी। लेकिन जो इतने भी फोक इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप इतनी वेराइटीज आप दिखोगे कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि 2 तार नहीं, मेरी गायकी में हिसाब से 3 तार मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें 3 तार आ गए। ओके। लेकिन वो गायकी पूरी अलग हो जाती है फिर। ऐसा कीबोर्ड में आप नहीं कर सकते, ओके। आप ड्रम में नहीं कर सकते। तो फोक इंस्ट्रूमेंट जितने भी है ना, उसमें सब आप चेंजेस कर सकते हो अपने छोटे बहुत। तो लाइक आप ये इंस्ट्रूमेंट को इतना प्यार से बजाते हैं, तो आपका इसका ड्रीम क्या है कि आप कहाँ तक इसके साथ जाने चाहते हैं? जब मैंने ये बजाना शुरू किया ना, तो गुजरात में, आज भी वही स्थिति है, पर गुजरात में ये विचार आया था, हम कबीर यात्रा में गए थे 2 साल पहले, कबीर यात्रा में गए थे। और कबीर यात्रा में अलग अलग राजस्थान से, बंगाल से, अलग अलग जगह से लोग एक तारा बजाते हुए अपनी गायकी को पेश करने आए थे। तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने एक सवाल पूछा, जो जो मैं कह रहा हूँ कि आप डिफरेंस क्या होता है, जो अगर मैंने संगीत नहीं पढ़ा या फिर सर्वाइवल तक ही मेरी बात रह जाती है, तो मेरे अंदर भी वही था। तो मैंने उनको सहज सवाल पूछा कि आप ये गाजे बजाते हो, आपको सर्वाइवल कैसे होता है? क्योंकि ये तो अगर आप इसमें बिजी रहे तो इसमें तो सर्वाइवल बहुत कम मिलता होगा। उन्होंने बताया कि हाँ, पैसे ज़रूर कम मिलते हैं, पर ये राजस्थान का फोक इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसको जिंदा नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे एक दिन आएगा कि धीरे धीरे राजस्थान का कल्चर वो खत्म होता जाएगा। तो ये बात मुझे लगी, और फिर मैंने देखा कि बंगाल से कुछ बाउल आए हैं, उन्होंने भी ये सेम बात बोली कि ये हमारा कल्चर है। तो जब मैं वापस गुजरात आया और मैंने सोचा, तो फिर गुजरात से तो कोई ऐसा नहीं है जो इसके राम सागर के साथ गाता हो या राम सागर सिखाता हो। तो मुझे लगा कि ये बात तो सही है कि एक दिन फिर गुजरात खत्म हो जाएगा, गुजरात का कल्चर खत्म हो जाएगा। तो वहाँ से फिर मैंने इसके साथ गाने बजाने की प्रोसेस शुरू की। फिर मुझे लगा कि नहीं, वर्कशॉप लेनी चाहिए। जो मेरी मास्टरी जो आप बोल रहे हो इसमें है कि मैं वर्कशॉप लेता हूँ। मेरा एक ड्रीम है कि आज जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ, उसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं, मुझे वो मंजर देख के बहुत अच्छा लगता है कि धीरे 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 राम सागर, गुजरात का फोक इंस्ट्रूमेंट जिंदा हो रहा है। फिर से लोग जुड़ रहे हैं और उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो जो आप कह रहे हो ना कि गिटार वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीखने वाले लोग हैं, लेकिन यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा है जो कहते हैं, मतलब छोटे छोटे, अगर कोई पेरेंट है तो वो भी कहते हैं कि भैया मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बेटा गिटार ना सीख के कुछ राम सागर अपना जो फोक इंस्ट्रूमेंट है ना वो सीखे। तो ये धीरे धीरे जो प्रणाली वापस आ रही है, तो बेशक मेरा एक ड्रीम है कि मैं धीरे धीरे गुजरात या गुजरात के बाहर जा रहा हूँ तो कुछ कुछ लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगा कि राम सागर जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसको हम सीख सकते हैं। तो हमारी जो तकनीक है, भारत की प्रणाली, वो वापस से जिंदा होगी। तो सिर्फ राजस्थान या बंगाल की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गुजरात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी अपना कंट्रीब्यूट करें। तो अभी पूरे गुजरात के, मतलब ये इगोइस्टिक नहीं है, मैं प्लीज ऐसे मत लेना कि पूरे गुजरात में मैं अकेला ही बजाता हूँ, पर मेरे लिए ये पीड़ा का विषय है कि पूरे गुजरात में से एक ही बंदा है जो राम सागर बजाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम सागर गुजरात के हर घर घर में था पहले। वो जरूरी नहीं कि भजन वाले लोग ही गाते थे,
राम सागर आज भी आप गुजरात के सौराष्ट्र के किसी के घर में जाओ तो कुछ कुछ लोगों के पास से आपको वो राम सागर मिलेगा, ओके। टूल चढ़ा हुआ पड़ा होगा आराम से, कुछ बूढ़ा एक आदमी हो इस तरीके से। लेकिन मेरी ये वो इच्छा है कि वो धीरे धीरे बाहर आना चाहिए। तो जो यंगस्टर्स अभी सीख रहे हैं ना, जब लोग आके बताते हैं कि मैं लेके जा रहा हूँ मेट्रो में, वो लोग देख के बड़े आश्चर्य होते हैं कि यार ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। बोले कि राम सागर, हमें नाम नहीं पता। क्यूरियोसिटी बनती है। राइट। मैं चाहता हूँ कि वो आंखों में चमक होनी चाहिए कि यार ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, हम गुजरात को कहीं भूल ना जाए एक दिन। तो एक ड्रीम है मेरा कि इसको लेके मैं ट्रैवल करूँगा, और एक दिन मेरी भी यात्रा ऐसी हो कि जहाँ पे मीत इज इक्वल टू राम सागर वो हो जाए। वहाँ तक मुझे ऐसा वो काम करना है कि हाँ, मीत इज इक्वल टू राम सागर। तो गुजरात से बाहर मैं वर्कशॉप करने की शुरुआत करता हूँ। कि गुजरात में तो मैंने किए, अब 1 और 2 फरवरी को बॉम्बे में भी वर्कशॉप कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे ऐसे हर एक स्टेट में जाए और वहाँ के उनके कल्चर के हिसाब से उनको सेट करके और फिर राम सागर सिखाया जाए। वर्कशॉप कितने दिन का रहता है आपका? वैसे 4 दिन का वर्कशॉप रहता है। ओके। जिसमें वर्कशॉप में इंस्ट्रूमेंट भी मैं ही देता हूँ बना के उनको, कि क्या उनको इंस्ट्रूमेंट देते हैं। इंस्टेंट बना के देते हो? नहीं नहीं, इस बहुत लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि ये तो बहुत समय लगता है। सुखाना होता है। ये 1 वीक की प्रोसेस होती है। ओके। जब ये तुम्बा बनता है उसको कट करना होता है, कहाँ से कट किया जाता है, कितना कट करना है ताकि रेजोनेंस उसका बना रहे, चमड़ा कौन सा इस्तेमाल करना है, वो सारी बहुत बड़ा गहरा साइंस है। तो ये 2 दिन तो सूखने में लगता है। जब चमड़ा आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हो, लगा देते हो, भीगा होता है, तो फिर 2 दिन तो ये सूखने में लगता है। 2 दिन के बाद इसको और 2-3 दिन और भी रखना पड़ता है ताकि उसका रेजोनेंस जो है ना वो बना सके। क्योंकि ये जब सिमटेगा, ये सिकुड़ेगा, तो हो सकता है ये टूट भी जाए चमड़ा। ये जब चमड़ा उसको सिकुड़ता है तो ये तुम्बा तोड़ भी सकता है। तो ये लंबी प्रोसेस है थोड़ी, कि आराम से बनाना पड़ता है, बहुत मेडिटेशन से बनाना पड़ता है। तो इसलिए पहले से बना के मैं देता हूँ। लेकिन जैसे होता है कि 15 लोगों की मैं बैच करूँगा, क्या कि मैं इंडिविजुअल सबके ऊपर ध्यान दे सकूँ। तो 4 दिन का वर्कशॉप होता है। उसमें राम सागर का ट्यूनिंग सिखाता हूँ कि ट्यूनिंग कैसे आप करोगे, और रिदम सिखाता हूँ कि रिदम कैसे होती है। लेकिन मेरा रिश्ता सिर्फ ये 4 दिनों तक नहीं होता। मैं कहता हूँ कि यहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई, तो ये 4 दिन तो तुम्हें इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट होने में लगेंगे, फिर यात्रा शुरू होती है। तो जो हमारी पहली बात हुई थी कि राम सागर आपको चूज करते हैं, आप राम सागर को नहीं चूज करते। तो है कुछ सरफिरे लोग जो इस राम सागर की यात्रा पे निकलते आते, ढूंढते हुए आते कहीं कहीं से कि हमको ये सिखाओ। तो मेरा ये ड्रीम है कि राम सागर एक दिन फिर से गुजरात में हर घर में होना चाहिए। आपका ये इतना बड़ा विजन या ड्रीम देख के मेरे को खुद पे ऐसे सेम फील होने लग गया कि मेरे को राजस्थान का क्या है वो मालूम नहीं है अभी। अरे तो हम आएंगे ना राजस्थान। अभी ये मेरे को सोचना पड़ेगा कि राजस्थान का क्या है और वो जिंदा है या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। राजस्थान ने मोरचंग दिया है, बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट। कच्छ और राजस्थान की बॉर्डर पे जो इंस्ट्रूमेंट मुंह में डाल के बजाते हैं, मोरचंग। यस, हाँ। तो आप कभी प्रोसेस, मतलब इनमें समय मिले, आप कच्छ जाना। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो मोरचंग बजाते हैं, आप उनका इंटरव्यू करना। ये बहुत काम है, क्योंकि राजस्थान और कच्छ की बॉर्डर के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ये बना है, मोरचंग। तो आप वो कर रहे हो। वैसा ही कमाईचा इंस्ट्रूमेंट है, वो भी धीरे धीरे रेयर हो रहा है, आपके ही राजस्थान का कमाईचा। हाँ, तो वो कुछ है दोस्त राजस्थान के, अगर आप राजस्थान जाने वाले हो तो उनका इंटरव्यू लेना, क्योंकि ये रेयर इंस्ट्रूमेंट है कमाईचा। तो दम्बूरा जैसे रेयर इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो कुछ कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर गाते, महेशाराम जी है, ऐसे सब लोगों को आप मिलोगे ना तो उनके पास से कुछ अलग अनुभव है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, जो हमारी लाइफ में बहुत काम आता है। उनको सुनना, उनके आसपास रहना, तो करना ही है, बहुत अच्छा लगेगा ये। मैं जब से आपसे मिला हूँ तब से मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि जब भी कोई म्यूजिशियन को देखते हैं ना, तो उनके बालों को देख के पता चल जाता है कि वो म्यूजिशियन है, कुछ न कुछ बजाते हैं। हमारा तो ऐसा है कि ये रियल बाल है। पॉडकास्ट खत्म करो फिर बात। हाँ, ये मेरे रियल बाल है। एक बार एक बहन को क्यूरियोसिटी हो गई, उन्होंने पूछा ये आपके रियल बाल है? बोले कि हाँ। मैंने कहा रियल बाल है? वो बोले कि मैं इसमें झूल के देख सकती हूँ कि सच में वो टूटते तो नहीं? तो हाँ, ये रियल बाल है।
तो जब पेमेंट आएगा तो हमने कटवा देंगे। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ म्यूजिशियन थोड़ी अपनी दुनिया में रहने वाले थोड़े लोग होते हैं, उनको व्यवहार जगत का थोड़ी कम सूझ होती है, ऐसा मेरा मानना है। कि उनको बोलो कि चाय कैसे बनानी, थोड़ा कम पता होता है कि चाय कैसे बनानी, लेकिन उसको बोलो कि दीपक कैसे जलाना बिना माचिस, वो कर देंगे। पर अच्छा लगा यार, आप मतलब मुझे आपके इस पॉडकास्ट में इसलिए मजा आया कि आपका जो यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पीएचडी किया हुआ इंसान ही पॉडकास्ट में आ सकता है। कोई भी बंदा जो अपना कुछ आर्ट लेके चल रहा है विच इज वेरी यूनिक। राइट, हाँ। परमात्मा का मुझे लगता है कॉन्सेप्ट यही था कि उसने एक बार जैसे मीत की घटना बना दी, हरिओम की घटना बना दी, वो दोबारा वो भी चाहेगा ना तो भी नहीं बना सकेगा। वो तो है। तो यूनिकनेस जो है ना, वो शायद इस पॉडकास्ट में मुझे महसूस होती है कि आप वो फ्लेवर को लेके चल रहे हो परमात्मा थैंक यू की। सो मच। तो मैं चाहता हूँ कि आप इतने एपिसोड बनाओ कि एक दिन आपका पॉडकास्ट हो, कि आपने इतने पॉडकास्ट बना दिए, आपका क्या राज है। तो कभी मैं उस तरफ बैठा हूँ और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपका, तो ऐसा कुछ लेकिन करेंगे जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगा हरिओम, आपके और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि आपने ये पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू। तो अगर आप भी अगर कोई भी मीत दवेजी से मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर रहेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप भी राम सागर के साथ भवसागर पार होना चाहते हैं क्या बात तो है। भी आप इनसे मिल सकते वाह जी हैं। वाह। और मैं इनका डिटेल आपको दे दूंगा। और इसी तरह हमारे और पॉडकास्ट देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और ऐसे और ही पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हरिओम।